तो गाइज़ ये ग्रुप मैंने बनाया है ताकि मैं एमडीकेट स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। तो देखा यह गया है कि इनकी ज़्यादा हेल्प नहीं की जाती और इनको ज़्यादातर मसला होता है। हालांकि बहुत काबिल स्टूडेंट्स होते हैं और फिर भी उनको पता नहीं होता कि किस तरह से कोर्स कवर करना है। हालांकि वो पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता एक्चुअली कि मेथड किस तरह है। तो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ। तो आज मेरी पहली वीडियो है, तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँ ताकि इसके बारे में बताऊँ कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या एमडीकेट के हवाले से क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो आज मैं आपको बताऊँगी। तो ये चैप्टर है चैप्टर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन में तो और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सिर्फ एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट किस तरह था और फिर उसको किस तरह से रिजेक्ट किया, तो उसमें सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोर्सेज पे आ जाते हैं। तो सोर्सेज में जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, तो इसमें जो कोल है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये कोल किस तरह से बनता है, मतलब प्रिकर्सर। अब ये पीट जो है ये प्रिकर्सर है कोल का। लाइक ऐसी बातें नोट करना ज़रूरी होती है एमडीकेट के लिए। और फिर इसके बाद ये आ जाता है कि मतलब सबसे कम परसेंटेज कार्बन का किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है। और इसके अलावा ये मतलब ये बाकी चीज़ें हैं लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ईटा के हवाले से। तो मैं ये कह रही हूँ कि मतलब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में बस आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसमें कौन कौन सी हाइड्रोकार्बन्स होती हैं और इसकी जो है वो कंपोजिशन में क्या क्या आता है, मतलब कौन सी हाइड्रोकार्बन्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है और इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस चीज़ के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमें पता है कि हम पेट्रोलियम को नेचुरल गैस के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऊपर नेचुरल गैस होती है और नीचे पेट्रोलियम होता है। ओके। और फिर नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में भी वही चीज़ें हैं कि इसकी कंपोजिशन किस तरह है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कि इसमें जो है वो मतलब हाइड्रोकार्बन्स की कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन है। तो जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है तो वो मीथेन है हमारे पास। मतलब अब आप लोगों को ये बात बतानी ज़रूरी है ना कि जो पहली चीज़ मेंशन की होती है ना बुक में, तो उसकी अब मीथेन की परसेंटेज 84% है। 84% परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहली चीज़ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो ज़रूर याद करना है, मतलब ऐसे याद करना है ना कि बिल्कुल आपको सही ये चीज़ आपके माइंड में हो और आपको कभी भी ये ना भूले। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ऐसे फजूल टॉपिक है। इसके बाद पार्शियल और टोटल सिंथेसिस है। तो एमडीकेट के हवाले से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इस एग्जांपल्स को देख के कि इसमें टोटल सिंथेसिस किस तरह है और पार्शियल सिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, बाकी ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये बिल्कुल भी ईटा के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, ये हम बायो में पढ़ सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सही मीनिंग्स में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते किसे है और फिर इससे क्या क्या चीज़ें बनती है। तो अब कोक है, तो मतलब इसमें जो ये लाइन लिखा हुआ है ना, कोल इज फ्यूल विच इज यूज्ड इन होम्स एंड फैक्ट्रीज बट इज मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, लाइक ये मतलब है लेकिन ये सब्जेक्टिव है। लाइक एमडीकेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और फिर इसके बाद कोल तार है। तो कोल तार में हमें ये पता होना चाहिए ना कि इससे हम तार में आपको ये पता होना चाहिए ना कि इससे कौन कौन सी चीज़ें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब हम इसकी फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना तो इससे ये चीज़ें बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अमोनिकल लिकोर है। तो अमोनिकल लिकोर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये अमोनिया सोल्यूशन को कहते हैं। एक्चुअल में ये होता है क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि ये अमोनिया सोल्यूशन है। फिर इसके बाद कोल गैस है। तो कोल गैस की ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि ये किस चीज़ का से मिलकर बनता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम में ये हमारे पास यूज़ होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईटा के लिए, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ये रिएक्शन भी आ सकता है। इसका ये फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस जो है, मतलब इसका जो ये नेम है ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बुक में इतना नहीं लिखा हुआ। तो बेहतर ये है ना कि आप गूगल में जाए, यूट्यूब में जाकर इसके मुतालिक वीडियो सर्च करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ बातें सीखने की, याद करने की ज़रूरत होती है आपको।
बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाती है, तो ये जो चीज़ है ना, तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको एक दफ़ा पढ़नी इसलिए है ताकि आपको बेसिक्स समझ में आ जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक्स आपको समझ में आ जाए, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक थोरली एक रीड दे दे एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाती है, तो इसमें बस इसको भी सिर्फ रीड करना है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। फिर इसके बाद न्यू एलोट्रोफ ऑफ कार्बन या बक्कीबाल है। तो जो बक्कीबाल है, तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने कार्बन्स होते हैं, और ये मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करने की जरूरत। इसमें जो चीज़ें याद करने वाली है, तो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, तो वो याद करें। देखिए कुछ कभी कभी भी इस तरह होता है कि इतनी ज़्यादा डिटेल होती है लेकिन हमें डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती, और कभी कभी चीज़ों की डिटेल नहीं दी होती लेकिन हमें उनकी डिटेल की ज़रूरत होती है। तो ये जो है, ये एक एमडीकेट के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि अब उसे कौन सी चीज़ करनी है और उसे कौन सी चीज़ नहीं करनी। फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज़ आ जाती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, तो ऑफ कोर्स ये तो कभी भी ईटा में नहीं आएगा कि ये कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड है या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये इस तरह से तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स में अब स्ट्रेट चेन आता है और ब्रांच चेन जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब ये किस तरह का चेन है। बस एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, मतलब इसमें याद करने वाली या वो माइंड में बिठाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो है आपको ये भी कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप है ये किस चीज़ का ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, मतलब सिंपली ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़। तो ये भी मतलब जितनी भी अब बाकी चीज़ें हैं ना, ये तो ये सारी समझने वाली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, मतलब अगर इतनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, लेकिन अगर आप कोई यूट्यूब पे देख ले या गूगल पे देख ले तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसमें है क्या क्या कह रहे एक्चुअल में। तो इसमें जो मेमोराइजेशन वाली बात है तो वो इसमें नहीं है। बाकी डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये जो है, तो ये हमारे ईटा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप छोड़ भी दे तो इससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये सब्जेक्टिव सी चीज़ें हैं। तो ये पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जो एमडीकेट में जिस तरह कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो हो सकता है। लेकिन अगर आप एक थोरली रीड दे दें तो इट्स नॉट बैड।